जैसे कि लगातार 2 दिन से हम बायोफिट के ट्रेनिंग के माध्यम से मिल रहे हैं। 2 दिन से हमने ऑलरेडी ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कल देखे, उसके पिछले दिन हमने सॉइल केयर वाले प्रोडक्ट्स आपके लिए देखे, और आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन रहेगा। जितने भी हमारे बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स है वो आज हम देखने वाले। उससे पहले थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो थोड़ा सा मेरा वॉइस आज थोड़ा सा कम रहेगा, तो एडजस्ट कर लेगा। बीच बीच में कैमरा भी ऑफ हो सकता है, तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में पर्सनली आपके लिए मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आपके लिए इस सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कल वाले सेशन में और परसों वाले सेशन में हमने जो बातें करी या मैंने आपको बताई, उस बातों में ऐसा था कि वहाँ पे वो इजी सेलेबल प्रोडक्ट है। मतलब जैसा अपना स्टिमरिश हो, अपना बायो 99 हो या अपना शेड हो, वो इजी सेलेबल प्रोडक्ट है। और अपना सॉइल केयर वाला रेंज भी वो आसानी से हम फार्मर को कन्विंस कर सकते हैं, आसानी से फार्मर को बता सकते हैं। लेकिन जो बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी वाली जो रेंज है, उसके लिए थोड़ा तो नॉलेज होना जरूरी है। कि ऐसा नहीं कि आपको पूरी डिग्री चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का या पेस्ट और डिसीजेस का नॉलेज होना जरूरी है। पिछले वाले प्रोडक्ट को जैसे हमने कल वाले 2 सेशन में बहुत अच्छा नॉलेज लिया, उतना नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन इस कैटेगरी की जब बात आती है तो थोड़ा बहुत डिसीज एंड पेस्ट का नॉलेज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे देखो, फार्मर का जो फसल होता है वो फसल का वेस्ट होने का मेजर रोल प्ले करते हैं डिसीजेस और पेस्ट, करेक्ट ना। और वो डिसीजेस और पेस्ट वो अगर क्योर नहीं होते या कुछ गलत क्लेम्स हमारे माध्यम से होते हैं, तो फार्मर का जो लॉस होता है उसका ब्लेम एज अ डायरेक्ट सेलर या एज अ आपने सजेस्ट किया तो वो आप पे डाल देता है। तो एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप बायोपेस्टिसाइड वाली कैटेगरी फार्मर्स के अमंग प्रमोट करोगे, तो इनिशियल डेज में जब तक आपकी मास्टरी नहीं है, जब तक आपका नॉलेज वहां पे नहीं बढ़ रहा, तो इनिशियल डेज में आपका सीनियर, आपकी अपलाइन वहां पे होना जरूरी है। आपकी अपलाइन के माध्यम से आप ये प्रोडक्ट खास करके मार्केट में रिकमेंड किया करो। अगर आप नए हो तो आप शुरुआत करो स्टीम शेड से, उसके बाद मूव होना अपनी सॉइल वाली रेंज पे, और लास्ट मूव होना अपनी बायोपेस्टिसाइड वाली रेंज से, जहां पे आपको सीनियर की मदद लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि सीनियर यहाँ पे 2-3 साल से काम कर रहा है, उसको ये प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है। ऐसे ही मीटिंग को अटेंड करते करते वो आसानी से फार्मर को बता सकता है, समझा सकता है, डिसीज को आइडेंटिफाई वहां पे कर सकता है। तो इस मतलब जो कैटेगरी है, इसके लिए सीनियर का साथ होना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो बायोपेस्टिसाइड रेंज है वो रिगार्डिंग टू इंसेक्ट एंड पेस्ट है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक के बारे में बात करते समय हमें कुछ केमिकल के भी बारे में बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिकल के जितने नुकसान होते हैं वो आजकल के लोगों को बताना या समझाना जरूरी है। क्योंकि देखते हैं हम, जैसे हर बार एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट कहाँ पे ज्यादा है, तो हम बोलते हैं पंजाब और हरियाणा में जाता है। क्यों जाता है? वहाँ पे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूजेस ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो बीमारीज है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी उस एरिया में पर्टिकुलरली ज्यादा पाई जाती है। ये जो हेल्थ इफेक्ट है इस केमिकल की वजह से या इस फर्टिलाइजर की वजह से हमें बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट वहाँ पे होते हैं। नॉर्मली जब आप किसान से टच में रहोगे या किसान से बातें करोगे, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि किसान जो उत्पाद लेता है, जो उसको घर में खाना है, जो उत्पाद उसे खुद के लिए, खुद के फैमिली के घर में खाना है, उस उत्पाद के लिए वो किसी भी केमिकल का यूज नहीं करता। लेकिन जो मार्केट में बेचना चाहता है उसके लिए वो 101% केमिकल का इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसने कितनी दवाइयां या कितनी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव इन पौधों के ऊपर किया है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी यूज होते हैं वो बहुत ही डेंजर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। जब भी आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड खरीदते हो, फार्मर किसान खरीदता है, उसके पीछे वहां पे 4 कलर के
लेबल्स वहां पे उसको स्क्वायर लेबल्स मतलब चौकोन में रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन कलर के मार्क वहां पे दिखाई पड़ेगी। ये मार्क क्या है, तो कितना केमिकल डेंजर है, इस प्रकार के मार्किंग वहां पे दिखाई मिलते। रेड मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस, उसके बाद आता है येलो, उससे थोड़ा कम डेंजरस, उसके बाद आता है ब्लू, उससे थोड़ा कम डेंजर, और उसके लास्ट आता है ग्रीन। ये मार्किंग क्या बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितने हार्मफुल केमिकल्स हमने डाले हुए। वो हार्मफुल केमिकल्स आपके पौधों के लिए नहीं है, वो हार्मफुल केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के लिए, करेक्ट ना। वो इंडिकेशन है ह्यूमंस के लिए कि दोस्तों आप इससे जरा दूर रहना। नॉर्मली एक बात हम ऑब्जर्व करते हैं कि देखो ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ किसान यहाँ पे हमारे इंडिया में सुसाइड करते हैं, और सुसाइड करने का सबसे आसान तरीका उनके पास अवेलेबल होता है कि वो जो कीटकनाशक की दवाई होती है या फंगीसाइड की दवाई होती है, वो दवाई पी लेते हैं, करेक्ट ना। इससे क्या होता है, फार्मर सुसाइड करने के लिए वो आसान तरीका वहां पे ढूंढता है। ये चिंताजनक बात है, लेकिन इंडिया में इसका कोई ख्याल नहीं रखता। इंडिया में सब कुछ जैसे कि चलता है वाला सिस्टम है, तो वैसे ही चलता है। लेकिन अगर वो पीता है तो आपको मालूम है उसके साइड इफेक्ट क्या है। एक तो सबसे बड़ा खतरा होता है उसकी डायरेक्टली मौत हो सकती है, करेक्ट ना। आप देखते हो वो वहां पे वो दवाई पी ली तो वो डायरेक्टली चला जाता है या हाफ पैरालाइज वहां पे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल दवाई वहां पे छिड़काव के लिए वहां पे किसान के द्वारा यूज की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं जितने भी ये पेस्टिसाइड होते हैं, इसका मूल रूप होता है हमारे हेवी मेटल्स। जितने भी मतलब आप दवाई देखते हो उसमें पेट्रोलियम बेस ज्यादा होता है, कुछ कुछ यहाँ पे हेवी मेटल्स का इस्तेमाल उन दवाई में किया जाता है। उस हेवी मेटल्स की वजह से तरह तरह के डिसीजेस और बोलते हैं ना नए नए डिसीजेस ह्यूमन बॉडी में अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो, कार्डियक फेल्यूर हो, हेपेटिक नेक्रोसिस हो, ओवेरियन कैंसर हो, ऐसे तरह तरह की नई नई बीमारियां हमें देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि ये जो हेवी मेटल्स है ये नए रूप से ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं। इसकी वजह से तरह तरह की ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट वहां पे हो रहे हैं। ये चिंताजनक बात हमें ध्यान में रखनी है। और क्या होता है, आप नॉर्मली न्यूज में देखते हो कि फार्मर का डेथ वहां पे हमने या सुसाइड वहां पे देखने को मिल जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसी न्यूज आपने कई बार सुनी होगी। नॉट ओनली यूज करते मतलब नॉट ओनली पीकर, लेकिन उसका छिड़काव करते समय भी अगर वो दवाई उसके नाक के द्वारा उसके अगर वो हृदय सर आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस ओके। अगर हम देखते हैं नॉट ओनली मुंह के माध्यम मतलब पीने के माध्यम से, अगर वो किसान आवाज सर आपका थोड़ा ब्रेक हो रहा है। यस अगर वो उसका छिड़काव भी कर रहा है तो उस छिड़काव करते समय ही फार्मर का मौत या फार्मर का डेथ हमें देखने को मिल रहा है। इतने हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल वहां पे किसानों द्वारा या फार्मर के द्वारा हमारे खेती में हो रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। उस सॉल्यूशन का नाम है बायोपेस्टिसाइड। क्या नाम है उसका? बायोपेस्टिसाइड। ऐसे ही बायोपेस्टिसाइड वाली कैटेगरी नेटसअप में आई है, जिसके माध्यम से आप कम से कम खर्चे में या अर्ली स्टेजेस में उस जो कीटक आपके फील्ड में आते हैं या जो कुछ बीमारियां या कुछ डिसीजेस आपके फील्ड में आते हैं उसको अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हो या क्योर कर सकते हो। ऐसी अच्छी रेंज नेटसअप के द्वारा आपके लिए वहां पे लाई है। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी सेशन के स्टार्टिंग में, इस रेंज की हम जब बात करते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, तो इस प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा। तो बेसिक क्या है कि दोस्तों डिसीज कैसे होता है, तो ये पहले हमें समझना चाहिए। डिसीज सिर्फ और सिर्फ उसके कारण के माध्यम से, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के माध्यम से नहीं होता। डिसीज होने के लिए या जो कुछ हम रोग बोलते हैं उसको होने के लिए 3 रीजंस या 3 कारण वहां पे। सबसे पहला कारण होता है वहां पे वातावरण, जो कुछ एनवायरमेंट
दूसरा कारण होता है जिसके ऊपर डिसीज आता है, मतलब अपना पौधे की कंडीशन जिसे हम होस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर डिसीज आता है उसकी कंडीशन कैसी है ये भी कारणीभूत होता है। और तीसरा हमारा पैथोजन जिसकी वजह से डिसीज आता है, मतलब क्या, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, तो इन तीनों का अगर मिलाप होता है उस समय डिसीज हमारे प्लॉट पे देखने को मिल जाता है। अगर ये तीनों का मिलाप हुआ मतलब 101% आपके प्लॉट में डिसीजेस आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला जो वातावरण है, नॉर्मली आप ऑब्जर्व करो जहां पे क्लाउडी वेदर्स, मतलब क्या, जहां पे बादल ज्यादा, जिस काल में जैसे कि जुलाई अगस्त समय में क्या होता है, बादल ज्यादा छाए हुए होते हैं। इस क्लाउडी वेदर की वजह से क्या होता है, तरह तरह के फंगस का एक उनको अटैक करने का एक फेवरेबल कंडीशन वहां पे तैयार होता है। इसकी वजह से हमें क्लाउडी वेदर्स में बुरशी का या फंगस का अटैक हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो एनवायरनमेंट वहां पे मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा जो होस्ट होता है, अगर उसका जो इम्यूनिटी पावर है या उसकी डिसीज को प्रतिबंध करने की या डिसीज को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी कम है, तो उस पौधे के ऊपर जल्द से जल्द वहां पे डिसीज आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कोरोना का। हर बार कोरोना होके गया, लेकिन एडमिट किसको करना पड़ा, जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, उसके ऊपर हमें ज्यादा सिम्टम दिखाई पड़े, करेक्ट ना, और जिसके सिम्टम ज्यादा दिखाई पड़े उसको हमें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन कोरोना तो सबको होके गया, कुछ कुछ लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया। ऐसा रहता है, जैसे कि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी तो उसको अगर डिसीज भी आता है, लेकिन वो उसकी इनबिल्ट कैपेसिटी होती है आने वाले डिसीज को रेजिस्ट करने की। प्लांट में भी वैसा ही होता है। तो होस्ट की कंडीशन कैसी है ये भी वहां पे मेजर रोल प्ले करता है। और तीसरा होता है पैथोजन। अभी इन तीनों घटकों में से सबसे पहला घटक एनवायरमेंट, ना मेरे कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में है, ना किसान के कंट्रोल में है, एक किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकती। तो ये जो पार्ट है एनवायरनमेंट वाला, इट्स अनकंट्रोलेबल। लेकिन दूसरा और तीसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है, हमारा पौधा या हमारा मेन क्रॉप, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? 101% पौधे की इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। उस पे सबसे मेजर रोल प्ले करता है उसका न्यूट्रिशन कैसा है। जैसे कि हमने परसों वाले सेशन में देखा, क्रॉप का न्यूट्रिशन क्या है जो सॉइल में मिल जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है क्या, उसमें एनपीके की मात्रा सही है क्या। अगर क्रॉप को अच्छा पोषण मिल रहा है, अच्छी खाद मिल रही है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसकी इनबिल्ट डिसीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारे पास स्टिमरिच शेड जैसे प्रोडक्ट्स है जो कि उसको इम्यूनिटी बढ़ाने का काम या होस्ट की कंडीशन अच्छी रखने का काम वहां पे किया जाता है। तो होस्ट को अगर आपको सुधारना है तो आप नेक्सप के बायोफिट के एनपीके, शेड और स्टिमरिच वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं और होस्ट की कंडीशन वहां पे अच्छी रख सकते हैं। और तीसरा पार्ट आता है वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। इसके लिए अलग अलग टाइप ऑफ डिसीजेस होते हैं, जिसका कॉज जो है उसका टाइप ऑफ डिसीज वहां पे होता है। नॉर्मल डिसीज कॉजिंग के लिए जब हम देखते हैं तरह तरह के फैक्टर्स वहां पे रोल प्ले करते हो, जिस फैक्टर की वजह से डिसीज होता है उसकी मतलब उस टाइप का डिसीज होता है। डिसीज के मेजर टाइप्स वहां पे किए जाते हैं। जैसे कि फंगस के वजह से अगर डिसीज होता है तो उसे हम फंगल डिसीज बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया के वजह से डिसीज होता है उसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर वायरस की वजह से होता है तो उसे हम वायरल डिसीज वहां पे कहते हैं। सेम एज लाइक ह्यूमन में देखो वायरल डिसीजेस कौन से, जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना आके गया। कोरोना कौन सा डिसीज है? वायरल डिसीज है। हमें निमोनिया होता है वगैरह वगैरह होता है, वो बैक्टीरियल डिसीज में आता है। शरीर पे खुजली वगैरह होता है, उसमें फंगल डिसीज आता है। तो जैसे ह्यूमन में अलग अलग टाइप ऑफ डिसीज है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, उस तरह से भी प्लांट में अलग अलग टाइप ऑफ डिसीज होते हैं। जैसे कि फंगस की वजह से हुआ फंगल, बैक्टीरिया की वजह से हुआ बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हुआ वायरस, निमेटोड की वजह से भी वहां पे डिसीजेस वहां पे हो जाते हैं, प्रोटोजोआ, अलगी की वजह से भी वहां पे डिसीजेस हो जाते हैं। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि नॉर्मल न्यूट्रिशनल का कम होना, पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो क्रॉप के ऊपर आपको स्क्रॉचिंग दिखाई पड़ेगा, वहां पे जलन जैसा आपको वहां पे दिखाई पड़ेगा। और क्या होता है, ज्यादा पोल्यूशन, मतलब मिट्टी ज्यादा उड़ रही है तो मिट्टी का लेयर आपके पौधे के ऊपर बैठ गया तो वो
वन ऑफ द डिसीज वहां पे एक जनरेट करता है। ऐसे तरह तरह के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें डिसीज वहां पे देखने को मिलता है। तो जैसे कि डिसीज अभी मैंने बताया आपको, लेकिन जो इसमें सबसे मेजर रोल है कि डिसीज आइडेंटिफिकेशन। बाकी प्रोडक्ट बनाया ही उसके लिए है, प्रोडक्ट का सिंपल है, डिसीज कौन सा है उसके लिए आपको प्रोडक्ट देना है, वो इजीली बच्चा भी बता सकता है। लेकिन सबसे मेजर टास्क उसमें होता है डिसीज आइडेंटिफाई करना। अगर आपने सही तरह से डिसीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली सॉल्यूशन उसको दे सकते हो। आपका डिसीज आइडेंटिफिकेशन गलत हुआ तो आप किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन दो, लेकिन वहां से रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका डिसीज आइडेंटिफिकेशन का स्किल के साथ। ये स्किल कहाँ पे सीखने को मिलेगा? आपको फील्ड में ही सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम फंगल डिसीजेस को देखते हैं तो फंगल डिसीजेस में हमें तरह तरह के कॉमन सिम्टम्स वहां पे दिखाई पड़ते हैं। तो फंगल डिसीज में हमें क्या देखने को मिलता है? फंगस का अटैक वहां पे, मतलब बुरशी का अटैक हमें वहां पे देखने को मिलता है। तरह तरह के धब्बे हमारे पत्तों के ऊपर, स्पेशली व्हाइट कलर का पाउडर हमारे पत्तों के ऊपर या पत्तों के नीचे हमें देखने को मिलता है। तरह तरह के स्पॉट हमें पत्तों के ऊपर वहां पे दिखने को मिलते हैं। तो वो क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं फंगल डिसीज वहां पे दर्शाते हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल डिसीज, जहाँ पे हम देखते हैं तो तरह तरह के बैक्टीरियल डिसीजेस की वजह से क्या होता है? वाटर सॉफ्ट, मतलब पानी कम, जिसे वाटर सॉफ्टलेशन जिसे हम बोलते हैं, मतलब कम पाने वाली धब्बे वहां पे दिखाई पड़ते हैं। क्रॉप का अंदर से सड़ना या क्रॉप का पूरा गिर जाना, तो इस टाइप ऑफ डिसीज में बैक्टीरियल डिसीज वहां पे कहा जाता है। और वायरल डिसीजेस कैसे होते हैं? जहाँ पे आपके पौधे का जो लीफ है वो आपको कर्ल वहां पे दिखाई पड़ेगा, या जो फल लग रहे हैं वो एकदम छोटी मात्रा में या सिर्फ छोटे साइज में वहां पे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिसीज आइडेंटिफाई हो गया तो आप इजीली उसको ट्रीटमेंट वहां पे दे सकते हो। फिर एक बार दोहराता हूं कि ये जो पूरा टास्क या ये जो पूरा मतलब स्किल है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप किस तरह से डिसीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने डिसीज आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल क्या है? डिसीज को अच्छी तरह से वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने कॉमन सिम्टम देखे, लेकिन सबसे पहला प्रोडक्ट इस कैटेगरी में अब हम देखते हैं जो आता है हमारा रैपअप नाम का प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आया तो आप वहां पे सॉल्यूशन दे सकते हो। नॉर्मली हमारे लोगों का कंफ्यूजन वहां पे हो जाता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग, जैसे कि आप में या हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स है, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं होते, लेकिन फिर भी वो किसान को सेवा देना चाहते हैं या ऑर्गेनिक को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उनकी वजह से उस टाइप कंडीशन में क्या होता है? गलत सॉल्यूशन हमारे माध्यम से नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करता है वो समझो, और आपके सीनियर की हेल्प वहां पे आपको लेना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा रैपअप, जो कि वर्क करता है हमारे फंगल, लिख लो, फंगल और बैक्टीरियल डिसीज के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम करता है। क्या करता है? जितने भी हमारे फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस है, फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम करता है। मैंने क्या बोला? प्रिवेंशन देने का काम करता है। मतलब क्या? डिसीज आने के पहले अगर इसका हम छिड़काव करते हैं तो आने वाले डिसीज को हम इरेडिकेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं या दूर भगा सकते हैं। तो डिसीज आने से पहले ये वाला सॉल्यूशन हम मार्केट में देते हैं। नॉर्मली जब हम लस लेते हैं, आप सबने पोलियो का लस लिया, पोलियो होने से पहले लिया या पोलियो होने के बाद लिया? अच्छा कौन सा है? पोलियो होने से पहले लस लेना अच्छा होता है। तो उसी तरह डिसीज आने से पहले जो हम खर्चा करते हैं वो बहुत कम होता है, और डिसीज आने के बाद अगर फार्मर को खर्चा करना चाहता है तो वो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए वो वहां पे उसको क्या करना चाहिए? डिसीज आने के पहले ही उसको ऐसा कुछ छिड़काव करना चाहिए जिसके वजह से उसके प्लॉट में डिसीज आए ही ना।
तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम है रैपअप। ये रैपअप प्रोडक्ट क्या है? तो ये रैपअप प्रोडक्ट जितने भी फंगल डिसीजेस है, जितने भी बैक्टीरियल डिसीजेस है, उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम, उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन करने का काम वहां पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया वहां पे जाता है। तो फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम वहां पे किया जाता है। विष्णु सर बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा। सर जी आपका नेट वहां पे एक बार चेक करो। ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रहा है। तो फंगल सर आपका आवाज क्लियर है सर। यस, फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम वहां पे करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है दोस्तों, पहले ये समझ लो। जैसे कि नॉर्मली मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, रैपअप को समझना है तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। आप सब लोग मोबाइल यूज करते हो क्या? यस, 100% सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। उस मोबाइल को आपने स्क्रीन गार्ड डाला हुआ है, उसके लिए आपने कवर डाला हुआ है, करेक्ट ना? क्यों डाला हुआ है? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जो हो रहते हैं, पानी, धूल, मिट्टी, इसके अगेंस्ट प्रिवेंशन करना है मोबाइल का। इसके लिए आप क्या करते हो? मोबाइल को स्क्रीन गार्ड डालते हो, मोबाइल को कवर डालते हो। सेम उसी तरह आपका आधार कार्ड को आप लैमिनेट करके लाते हो। क्यों लाते हो? क्योंकि वो गीला ना हो जाए, फट ना जाए, इसके लिए क्या करते हो? आप लैमिनेट वहां पे करते हो। सेम उसी तरह इस प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन है। ये प्रोडक्ट क्या करता है? जब आप इस प्रोडक्ट का छिड़काव करते हो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करता है उस पौधे के ऊपर या जिसके ऊपर आपने छिड़काव किया है। फल, पत्ता, पेड़, जिसके ऊपर आप छिड़काव करते हो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है। एक लेयर बनाने के बाद जब वहां पे पैथोजन आता है, फंगस आता है, तो वो फंगस उस पौधे के ऊपर जा ही नहीं पाता, करेक्ट ना? डिसीज कब होता है? बैक्टीरिया आया, पौधे के ऊपर बैठा और पौधे के ऊपर उसने खाना चालू किया। उसका जीवन चक्र वहां पे चालू जब करता है, वहां पे फंगल डिसीज वहां पे होता है। अभी इस केस में क्या होगा? ऑलरेडी हमने एक स्ट्रक्चरल बैरियर वहां पे तैयार किया है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म किया गया है, जिसकी वजह से अगर पैथोजन आता भी है तो वो उसके ऊपर उसका जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको वो इलिमिनेट कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जितने भी फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन आते हैं, वो पैथोजन होस्ट के ऊपर चिपक नहीं पाते, उसके ऊपर वहां पे उसका जीवन चक्र वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस प्रक्रिया की वजह से ये रैपअप क्या करता है? फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम वहां पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। इसमें हमने नैनो टेक्नोलॉजी वाले पार्टिकल्स का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। एक इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है। एक्सपोर्ट वाले फार्मर जो होते हैं, अगर उनको ऑर्गेनिक वाला एक्सपोर्ट करना है तो रैपअप वाले प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए साबित होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते, कुछ डिसीजेस है, इसके सिम्टम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, फंगल डिसीजेस अगर हो गए तो आपको एक पाउडर फॉर्म वहां पे उस पत्ते के ऊपर या लीफ के ऊपर वहां पे दिखाई पड़ेगी, या तरह तरह के स्पॉट आपके लीफ के ऊपर वहां पे आपको रस्टी जैसे लोहे के ऊपर गन चढ़ता है ना, तो उसी तरह के पार्टिकल्स आपके लीफ के ऊपर आपको वहां पे दिखाई पड़ेगी। ये जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू वाला सिम्टम वहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे तरह तरह के सिम्टम्स वहां पे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो तरह तरह के बेनिफिट्स आपको रैपअप वहां पे पहुंचाता है, जो रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। जैसे कि हाईली इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स का इस्तेमाल वहां पे हुआ है, जो कि डिसीजेस को वहां पे उस प्लांट के ऊपर आने ही नहीं देता। एक कोटिंग लेयर फॉर्म करता है जो डिफेंस मैकेनिज्म में वहां पे काम आता है। तो ऐसे तरह तरह के बेनिफिट्स रैपअप के माध्यम से वहां पे होता है। और ये जो लेयर फॉर्म करता है, इस लेयर की वजह से तो क्रॉप की या पौधे की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो या ट्रांसपिरेशन हो, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस इस प्रोडक्ट के माध्यम से नहीं आता। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। ये जो लेयर है, ये किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस वहां पे फॉर्म नहीं करता। ठीक है,
उसके बाद अगर रैपअप का डोसेज अगर हम देखते हैं, छिड़काव के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो छिड़काव के लिए हमें 5 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर का इस्तेमाल वहां पे करना चाहिए। अगर मुझे छिड़काव करना है तो कितना इस्तेमाल करना है, 5 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर का इस्तेमाल वहां पे यहाँ पे करना चाहिए। दूसरा हमारा होता है ड्रेंचिंग। क्योंकि तरह तरह के डिसीजेस नॉट ओनली एयर के माध्यम से लेकिन सॉइल में भी सॉइल बोर्न फंगस वहां पे पैदा होते हैं। सॉइल में भी तरह तरह के फंगस का अटैक सॉइल के माध्यम से होता है, तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि जिंजर, वहां पे रोटिंग होता है, नीचे वाला जो जिंजर आता है वहां पे रोटिंग होता है, टर्मरिक में रोटिंग होता है। तो ऐसे रूट जोन वाले जितने भी डिसीजेस है उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम भी ये प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो रैपअप का छिड़काव भी कर सकते हो और रैपअप का ड्रेंचिंग भी आपके सॉइल के लिए कर सकते हो। तो 1 लीटर इन 200 लीटर पानी के माध्यम से आपको आपके सॉइल में वहां पे देना। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर रैपअप का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप फंगल और बैक्टीरियल डिसीज, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, रैपअप का इस्तेमाल आपको फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए करना चाहिए। कल ही मुझे एक कॉल आया था कि सर आपके आदमी ने यहाँ पे प्रोडक्ट दिया लेकिन हमारे प्लॉट में डिसीज भी आया, ऐसा वैसा हुआ। लेकिन देखो डिसीज अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपने किस टाइप ऑफ डिसीज के लिए कौन सा प्रोडक्ट दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। आया है वायरस और आपने दिया रैपअप, नहीं चलेगा। अगर वायरस आया तो एंटीवायरल देना पड़ेगा। अगर फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस आता है तो आपको वहां पे रैपअप देना चाहिए। तो इस तरह से रैपअप फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। इसका एमआरपी है 150 रुपए लीटर, आपको सबको मालूम है। जल्द ही इसमें एक छोटा पैक भी आपको वहां पे दिखाई मिलेगा। एक 250 ml या 500 ml का पैकेजिंग इस रैपअप वाले प्रोडक्ट में भी हम आगे आने वाले क्वार्टर में या आगे आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं। तो इस प्रोडक्ट का छोटा पैकेजिंग भी जल्द ही आपको वहां पे लॉन्च हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है एंटीवायरल इस कैटेगरी में, जैसे कि फंगल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए रैपअप का इस्तेमाल करना है, उसी तरह तरह के वायरल डिसीजेस हमारे क्रॉप के ऊपर हमें दिखाई मिलते हैं। उस वायरल डिसीजेस के लिए हमें एंटीवायरल नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करना है। तो अगर वायरल डिसीजेस के सिम्टम कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पपाया पे तरह के रिंग वहां पे फॉर्म होते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ऐसे रिंग वहां पे फॉर्म होते हैं। पपाया के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, उसका हाइट छोटा रहता है, जितने भी फल लगते हैं उसका साइज छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है आपको मिल रहा है, यहाँ पे चिली का एग्जांपल आपको वहां पे दिखा मिल रहा है। यहाँ पे बनाना का एग्जांपल आप देख रहे हो, हाइट ही नहीं बढ़ता, पत्ता छोटा ही रहता है, वहां पे पूरा पीला पड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, उसका शेप बदल जाता है। तो ऐसे तरह के सिम्टम्स वहां पे आपको दिखाई मिलेंगे। नीचे की ओर वहां पे पत्ते झुके हुए हो देखने को मिलेंगे नीचे की ओर। तो आप समझ रहा यहाँ पे वायरल डिसीजेस का अटैक वहां पे हुआ है। सिंपल है, डिसीज कौन सा है, वायरल डिसीज, क्या देना है, एंटीवायरल। तो एंटीवायरल ये प्रोडक्ट क्या है, तो इसमें हमने तरह के ऑयल्स का, हर्बल एक्सट्रैक्ट का और बायोसर्फेक्टेंट इमल्सिफायर्स का इस्तेमाल वहां पे किया है। जो कि मसाला वाला जो पौधे होते हैं ना, मसाला, जैसे कि आप देखते हो हमारे मसाले का आयुर्वेदा में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऑयल्स का तरह के प्रोडक्ट बनाने की इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही मसालों का मिश्रण बना के उनके ऑयल्स का एक्सट्रैक्ट करके हमने इस प्रोडक्ट में डाले हुए हैं और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आप इसका पैकेजिंग देखोगे या प्रोडक्ट देखोगे, जब आप खोलोगे इस प्रोडक्ट को तो आपको इसका स्मेल से ही पता चला जाएगा कितना कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए गए। ये जो ऑयल्स है, ये ऑयल्स क्या करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये वायरस को डायरेक्टली अटैक करते हैं। और डायरेक्टली वायरस को अटैक करने में इंडिया का वन ऑफ द पहला प्रोडक्ट कौन सा है, तो एंटीवायरल है। ये हमारे R&D का, हमारे नेटसप का एक अभिमानास्पद जो टास्क हमने किया है, जो इंडिया के फर्स्ट वायरस को डायरेक्टली अटैक करने वाला प्रोडक्ट इस माध्यम से हमने नेटसप के माध्यम से ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। ये प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन कैसा है, तो दोस्तों नॉर्मली जब पे वायरस होता है उस वायरस को डायरेक्टली अटैक करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि रैपअप प्रिवेंशन का काम करता है,
लेकिन जो एंटीवायरल है ये प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव, मतलब डिसीज आने के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो और डिसीज आने के बाद भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हो। रैपअप का इस्तेमाल डिसीज आने के पहले ही आपको ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन एंटीवायरल का इस्तेमाल आपको डिसीज आने के पहले भी आप कर सकते हो और बाद में ही आप वहां पे कर सकते हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स वहां पे बनाया है, जिसमें बायोसर्फेक्टेंट मतलब क्या, वो जहाँ पे वायरस रहता है पत्तों के मिडल लेयर में या उसके सेल सैप में, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसके अंदर जो सेल में जो पानी होता है उस पानी के अंदर वायरस वहां पे प्रेजेंट होता है, तो उस तरह पे पेनिट्रेट होके वो डायरेक्टली वहां पे वायरस को मिटाने का काम या वायरस के ऊपर अटैक करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। जितने भी प्रकार के वायरस आते हैं सभी के सभी वायरस के ऊपर, टोमेटो का हो, पपाया का हो, बनाना का हो, सभी टाइप ऑफ वायरस के लिए ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हो। तो तरह तरह के वायरस के लिए आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते। अभी रिजवान सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इट्स बेटर टू यूज डायरेक्ट एंटीवायरल देन रैपअप। सर जी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, जिस टाइप ऑफ डिसीज है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट वहां पे देना है। अगर बैक्टीरियल और फंगल डिसीजेस के अगर प्रिवेंट करना है तो आपको रैपअप ही देना पड़ेगा, वहां पे आपको एंटीवायरल देके काम नहीं चलेगा। अगर वायरल डिसीजेस आता है तो एंटीवायरस ही आपको वहां पे रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी और फर्स्ट टाइम इन इंडियन एग्रीकल्चर हमने सुपरलिपिड्स और इसेंशियल ऑयल्स के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स बनाए, फर्स्ट टाइम इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये बात ध्यान में रखना। एवरी ड्रॉप मतलब इसके हर एक बूंद में इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ऐसा नहीं कि ऑयल बेस है तो पानी के साथ घुल मिल नहीं जाएगा, उसके लिए बायो 99 के साथ हम इसका स्प्रे लेके इसके हर एक बूंद में आपको वहां पे एक्टिव इंग्रेडिएंट वहां पे देखने को मिलेगा। जितने भी टाइप्स ऑफ वायरसेस यहाँ पे क्रॉप में पाए जाते हैं उन सभी टाइप्स ऑफ वायरसेस के लिए आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। और वायरस को जो स्प्रेड करते हैं, नॉर्मली आप देखते हो तो वायरस का स्प्रे एयर से नहीं होता, वो पानी के माध्यम से भी नहीं होता। वायरस का स्प्रे क्रॉप में जो कि सकिंग पेस्ट होते हैं क्रॉप में, उस सकिंग पेस्ट के माध्यम से वायरस का स्प्रेड प्लॉट में फैलता है या इस प्लॉट से होकर दूसरे वाले प्लॉट में जाता है, तो सकिंग पेस्ट के माध्यम से वायरस का स्प्रे वहां पे जाता है। तो ये प्रोडक्ट का और एक एडिशनल बेनिफिट क्या है, तो सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने का काम भी ये प्रोडक्ट वहां पे करता है, सकिंग पेस्ट को दूर भगाने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। अरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं, जो कि वायरस आया है उस वायरस को वहां पे वो डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे तरह तरह के बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका डोसेज कितना इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर 7 के 10 दिन के अंतराल में हमें यहाँ पे यूज करना है। 2 ml प्रति लीटर अगर प्रिवेंटिव आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ कुछ जगह पे वायरस का सिम्टम दिख रहा है तो आप इसका डोसेज 4 ml तक भी बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रिवेंटिव अगर आप यूज कर रहे हो डिजीज आने के पहले तो 2 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर में आपको 7 से 10 दिन के अंतराल में कम से कम 2 स्प्रे वहां पे लेने हैं शाम के समय में। ठीक है, तो ऐसा टाइप ऑफ एप्लीकेशन इस प्रोडक्ट का वहां पे आता है। दोस्तों अभी हमने डिसीजेस देखे, ठीक है, थोड़ा आपके सर के ऊपर भी जाता होगा, लेकिन इसलिए मैंने स्टेशन के स्टार्टिंग में कहा था डिसीज आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आपके सीनियर का हेल्प वहां पे लेना है। जैसे कि अभी नॉर्मली देखो क्या होता है, ह्यूमन की तरह प्लांट में डिसीज का फॉर एग्जांपल डिसीज आके गया, आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करते हैं, कौन बता सकता है? इजीली डिसाइडेड नहीं है। प्लांट में जब डिसीज आता है वो पत्ते को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, आपके पत्ते को या फल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। लेकिन जब आप कुछ प्रोडक्ट का, नॉट ओनली बायोफिट, जब आप कुछ फंगिसाइड का या बायोपेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो नया फल लगता है, जब नया फूल लगता है या जब नए पत्ते लगते हैं, उसके ऊपर अगर डिसीज आया मतलब आपका प्रोडक्ट फेल गया। अगर नया पत्ता, नया फूल, नया फल, उसके ऊपर डिसीज नहीं आया तो आपका प्रोडक्ट वहां पे
काम कर गया। तो यहाँ पे इस ऐसे डिसीज में इस टाइप से उस प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे मेजर किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर फंगस का अटैक हुआ और मैंने बाजार से केमिकल फंगिसाइड लाया, उसका छिड़काव किया, जितने भी मेरे ऑलरेडी डैमेज वाले पत्ते वो दूसरे दिन अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जितने भी नए पत्ते हैं, नए फूल है, नए फल है, उनके ऊपर अगर फंगस नहीं आता है तब जाके आपका प्रोडक्ट वहां पे रिजल्ट देता है। अगर पुराने पत्तों के ऊपर आप रिजल्ट मेजर करने जाओगे तो आपको वो फार्मर गलत साबित कर देगा या वो बोलेगा कि रिजल्ट नहीं आया। पुराने पत्तों के ऊपर कभी भी रिजल्ट मेजर नहीं किया जाता। नए जो पत्ते आते हैं, नए जो फूल आते हैं, नए जो फल आते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे मेजर किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो। नए पत्ते के ऊपर, नए फूल के ऊपर या नए फल के ऊपर हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे मेजर किया जाता है। मैं सिर्फ बायोफिट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली केमिकल के माध्यम में भी यही टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन या प्रोडक्ट का रिजल्ट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इस टाइप से हम प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले जब जाते हैं, फार्मर बोलता है रिजल्ट नहीं आया ऐसा वैसा, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि साहब इस प्रोडक्ट के माध्यम से या आप किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे स्प्रे लेते हो, जब आपके नए पत्तों के ऊपर, नए फल के ऊपर या नए फल के ऊपर जब आपको फंगस का अटैक नहीं दिख रहा, इसका मतलब प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको मिल गया है। वो बोलेगा पुराने पत्ते का क्या, तो पुराने पत्ते को रिकवर नहीं किया जाता। पुराने फल के ऊपर जो स्पॉट आए, जो उसका साइज खराब हुआ है, उसको कोई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिसीज को वहां पे प्रोडक्ट का रिजल्ट वहां पे बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे इंसेक्ट वाली कैटेगरी में। इंसेक्ट वाले कैटेगरी में तरह तरह के इंसेक्ट वहां पे पाए जाते हैं। कुछ इंसेक्ट रस शोषण करने का मतलब सकिंग करने का काम करते हैं। मतलब क्या, उसका जो डंक, जैसे कि मच्छर, मच्छर क्या करता है, डंक मारता है, हमारा ब्लड को सक करता है। उस टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि थ्रिप्स हो, एपिड्स हो, जैसिड्स हो, वो क्या करते हैं, प्लांट का सेल सक करते हैं और उसका जीवन चक्र वहां पे पूरा करते हैं, उसको सकिंग पेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है लार्वा। लार्वा क्या करते हैं, पत्ते को खाती है, हमारे फल को खाती है, फूल को खाती है। ये लार्वा का क्या होता है, चिविंग और बाइटिंग वाला टाइप होता है। तो अलग अलग टाइप के हिसाब से वहां पे इंसेक्ट वहां पे पाए जाते हैं और अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट वहां पे मार्केट में अवेलेबल है। सिंगल प्रोडक्ट सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता। इंसेक्ट का टाइप कौन सा, जैसे डिसीज का टाइप कौन सा है, उसके ऊपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसी तरह पे इंसेक्ट कौन सा है, उसके ऊपर वहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, इंटेक। ये प्रोडक्ट क्या करता है, जितने भी सकिंग पेस्ट है उनके अगेंस्ट कंट्रोल करने का काम वहां पे करता है। सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट कंट्रोल करने का काम वहां पे इस प्रोडक्ट का काम है। ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इंडोन जर्मन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बनाया है। इसमें भी हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट और मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में हमने किया है। एज अ स्प्रे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, सभी प्रकार के क्रॉप के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हो। मैंने जैसे बताया सकिंग पेस्ट कौन से होता है, एपिड्स होते हैं, लीफ ऑफर्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, व्हाइट फ्लाइज होते हैं, माइट्स होते हैं। तो इन टाइप्स ऑफ वाले कीटकों के लिए आप वहां पे इंटेक वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। तो सकिंग पेस्ट के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, तो इंटेक वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करना है। ये क्या करता है, तो सबसे पहले इंसेक्ट को दूर भगाता है। दूसरी बात, इंसेक्ट को वहां पे पैरालाइज करता है। तीसरी बात, उसको वहां पे जिसका जो अंडी एग्स लेइंग का जो होता है, मतलब जो अंडे देता है तो अंडे नहीं देने देता, दिए हुए अंडे को डिस्ट्रॉय करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इंसेक्ट में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं उनका पॉपुलेशन। हमारे जैसा नहीं कि हम दो हमारे दो, इंसानों में हम दो हमारे दो चलता है, लेकिन इंसेक्ट में एक इंसेक्ट के माध्यम से लाखों और करोड़ों की मात्रा में वहां पे अंडे बोए जाते हैं पत्तों के ऊपर, सॉइल में, ऐसे तरह तरह के लाखों और करोड़ों की मात्रा में वहां पे अंडे बोए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, अंडों के ऊपर भी काम करता है। सकिंग पेस्ट को डायरेक्ट पैरालाइज करने का काम, उनको दूर भेजने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। ये भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल है और इफेक्टिव है। किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या रेसिडुअल इफेक्ट इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे नहीं दिखाई
पड़ता है। ये क्या करता है, उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बताया, उनको दूर भगाता है, मतलब खाने नहीं देता। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, उनका अंडा बोने का जो फिर प्रोसेस है उसको वहां पे डिस्ट्रॉय करने का काम वहां पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। उसका डोसेज क्या है, सिर्फ 2 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर इसका डोसेज है। इंसेक्ट के प्रिवेंशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्यूरेटिव स्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रिवेंटिव किया तो अच्छा रहेगा। इंसेक्ट आने से पहले ही अगर आप स्प्रे करके रखते हो तो इंसेक्ट आए भी तो वहां पे वो डिस्ट्रॉय डायरेक्टली हो जाएंगे। तो कम से कम 2 स्प्रे लेने हैं 7 से 10 दिन के अंतराल में, इसके आपको 2 स्प्रे वहां पे लेने चाहिए। 250 ml का इसका पैकेजिंग वहां पे अवेलेबल है। उसके बाद आता है लार्वी साइड वाला प्रोडक्ट है, जैसे कि सकिंग पेस्ट के लिए हमारे पास इंटेक्ट है। उसी प्रकार के जो अली होती है, लार्वा होती है, उड़ी जिसे बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको ये जो इमेजेस है, इमेजेस देख के आपको पता चल जाएगा कि जैसे इस टाइप ऑफ लार्वा वहां पे पाई जाते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो में होती है, ब्रिंजल में भी होती है, गन्ने में होती है, मक्का में होती है, कॉटन में होती है। तो सभी टाइप्स ऑफ अली के लिए या लार्वा के लिए हमारे पास प्रिवेंटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमारा बायो लार्विसाइड। अब ये लार्वा स्टेज सबसे डैमेजिंग स्टेज होते हैं। इंसेक्ट का अगर लाइफ साइकिल आप देखते हो, इंसेक्ट का लाइफ साइकिल में तरह तरह के स्टेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग होता है, उसके बाद लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा होता है और उसके बाद अडल्ट होता है। इस तरह के आप वहां पे देख सकते हो। अभी एक नॉर्मली एग को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाला समय कौन सा होता है, उसका सबसे ज्यादा चलने वाला समय होता है लार्वा वाला, जो सबसे डैमेज करने का काम वहां पे करता है। ये डायरेक्टली क्या करता है, हमारे पत्ते को खाता है, हमारे फल को पिन मारता है, पिन मार के उसके अंदर चला जाता है, अंदर छुप जाता है, अंदर वहां पे वो खाना चालू करता है। जब हमारा फल लगता है या फल मैच्योरिटी स्टेज में आता है, तब हमें जाके पता चलता है कि भाई साहब अभी इस प्रोडक्ट को इसके ऊपर लार्वा का अटैक हुआ है। तो इस टाइप ऑफ डैमेज इस लार्वा का आपको वहां पे दिखाई मिलता है। ये लार्विसाइड वाला प्रोडक्ट क्या करता है, तो ये लार्वा को डायरेक्टली किल करने का काम, उसके अंडे को डिस्ट्रॉय करने का काम है, उसके ऊपर काम कर रिजल्ट देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। लार्वा है तो आपको लार्विसाइड यूज करना है, सकिंग पेस्ट है तब आपको इंसेक्टिसाइड हमारा इंटेक वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे आपको करना चाहिए। इसमें भी हमने हर्बल्स ऑयल्स का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में भी ऑलरेडी किया है। जितने भी हर्बल्स ऑयल्स है, मसाला युक्त या आप बोल सकते हो स्पाइस वाले जो हर्ब्स होते हैं, उसका इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में हमने किया। जितने भी प्रकार की लार्वा होती है, उन सभी लार्वा के लिए एक इको फ्रेंडली सोल्यूशन यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से दिया है। ठीक है, तो ये एक्शन कैसा है, ऑलरेडी ये फ्यूमिगेंट एक्शन में आता है। मतलब क्या, इसकी स्मेल की वजह से वहां पे इंसेक्ट का डेथ वहां पे हो जाता है, तो स्मेल वाले एक्शन में ये ज्यादा काम करता है। नॉर्मली जब आप लार्वा देखोगे वो छिपी हुई होती है आपको, या फल के अंदर दिखाई मिलेगी, पत्तों के नीचे या शूट के बीच में वहां पे आपको दिखाई मिलेगी। लेकिन आप जब स्प्रे लेते हो, स्प्रे का कांटेक्ट लार्वा के लिए होना जरूरी होता है। नॉर्मली केमिकल जो कांटेक्ट वाले होते हैं, अगर इंसेक्ट का कांटेक्ट होता है तब जाके इंसेक्ट मरता है। लेकिन जब आप फ्यूमिगेंट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, तो फ्यूमिगेंट के वजह से क्या होता है, जिस पौधे के ऊपर आप छिड़काव करते हो, तो उस पूरे पौधे के आसपास इस प्रोडक्ट का स्मेल वहां पे जनरेट होता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा इस प्रोडक्ट का आता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस स्मेल की वजह से इंसेक्ट का डेथ करने का काम, या इंसेक्ट को पैरालाइज करने का काम, या इंसेक्ट के ऊपर रिजल्ट देने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहले रैपिड एक्शन वाला प्रोडक्ट है। इमीडिएट रिजल्ट आपको इस प्रोडक्ट के दिखने को मिलेंगे। इजीली एब्सॉर्ब बाय द इंसेक्ट इन कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट स्प्रेड ऑन द क्रॉप। जिस क्रॉप में आप छिड़काव करोगे तो इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा उस क्रॉप के बॉडी में, और उसको किल करने का काम वहां पे कर देगा। एक स्ट्रॉन्ग अरोमा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्मेल की वजह से वहां पे इंसेक्ट का डेथ आपको वहां पे दिखाना पड़ता है। ये क्या करता है, एक यूनिक रिपेलेंट, मतलब क्या, दूर भेजने का काम। ओविपोजिशन इनहिबिटर, मतलब उसके जो एग्स होते हैं उस एग्स को डिस्ट्रॉय करने का काम, और या उस एग को डिस्ट्रॉय करना बोलो, या आप उसको इनहिबिशन, मतलब क्या हिंदी में, उसको अंडे ही घलने नहीं देना। मतलब क्या, उसको अंडों को ही डालने नहीं देता, इनिबिशन करता है। अंडे डाले हुए होंगे तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, एंटीपीडेंट का काम करता है। मतलब क्या, अगर इसका स्प्रे लेते हो, उस जिसके ऊपर उसका स्प्रे किया है
उसके ऊपर वो लार्वा अगर वो खाती है तो उस लार्वा का डेथ वहां पे आपको दिखाई मिल जाएगा। ग्रोथ रिटार्डर मतलब क्या, जैसे कि मैंने उसका लाइफ साइकिल बताया, एक लार्वा, पुपा, अडल्ट। अगर ये जो ग्रोथ वाली प्रोसेस में ये डिस्टर्ब करने का काम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। सबसे बढ़िया बात कौन सी है, रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, वहां पे अरोमा वहां पे आपको दिखाई मिलेगा और इसका किसी भी प्रकार का रेसिडुअल इफेक्ट आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। मोस्टली जब हम ऑर्गेनिक में भी पेस्ट और डिसीज कंट्रोल वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ऑर्गेनिक में मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जिस प्रोडक्ट का हम छिड़काव करते हैं उसका अगर रेसिड्यू पाया जाता है, जितना हमने ऑलरेडी माल बेचा है वो माल रिजेक्ट भी हो जाता है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन किया जाता है। इंडिया में नहीं करते, लेकिन बाहर वाली कंट्रीज में हर एक जो प्रोड्यूस या हर एक उत्पाद जो आप बेचते हो उसका चेक वहां पे किया जाता है। अगर चेक करने में अगर किसी भी प्रकार का रेसिड्यू अगर वहां पे मिलता है तो वो पूरा का पूरा उत्पाद वहां पे रिटर्न किया जाता है। नुकसान वहां पे फार्मर को होता है या कंपनी को होता है। नॉर्मली रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा जो कि एमडीएच मसाला, जो आपने सुना है कि असली मसाले सच एमडीएच, जो एमडीएच मसाला आता है, ये एमडीएच मसाला सिंगापुर इस देश में रिसेंटली बैन हुआ है। क्यों बैन हुआ है? क्योंकि उस मसाले में ये जो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, इस इंसेक्टिसाइड का रेसिड्यू उस मसाला में पाया गया है। अभी आप नॉर्मली मसाला, खाने वाला मसाला एमडीएच, उसका प्रोसेस कैसा है, नॉर्मली उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको ड्राई करते, कूटते और सेकते। तो इतनी प्रोसेस होने के बाद भी उस इंसेक्टिसाइड का, उस केमिकल का रेसिड्यू उस प्रोडक्ट में पाया गया और उस प्रोडक्ट में पाए जाने की वजह से वो जो कंट्री है उस कंट्री ने इस मसाले को ही डायरेक्टली बैन कर दिया। तो इस तरह के मैटर्स वहां पे होते। तो इसमें से किसी भी प्रकार का रेसिड्यू आपके क्रॉप के ऊपर या आपके उत्पाद के ऊपर वहां पे देखने को नहीं मिलता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक बहुत ही सुटेबल ऑप्शन वहां पे हमें दिया गया है। इसका भी सेम डोसेज है, कितना 2 लीटर प्रति एमएल हमें यूज करना है अगर हम प्रिवेंटिव यूज करते हैं। लेकिन क्यूरेटिव की जब बात करते हो 3 एमएल 4 एमएल तक आप जा सकते हो और 7 से 10 दिन के अंतराल में इसका स्प्रे लेना है। स्प्रे कितने लेने हैं ये डिपेंड होता है इंसेक्ट का पॉपुलेशन कितना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अभी ये थोड़ा सा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है हर एक इंसेक्ट का, हर एक डिसीज का या पेस्ट का। उसका पॉपुलेशन अगर इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर चला जाता है तो उस लेवल के ऊपर आप कौन सी भी केमिकल की दवाई इस्तेमाल करो या कौन सी भी बायोपेस्टिसाइड की दवाई का इस्तेमाल करो, वो पॉपुलेशन वहां पे कम नहीं होता। अगर आपका इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल कम है तो जब तक इंसेक्ट है तब तक आप वहां पे स्प्रे वहां पे ले सकते हो। नॉट ओनली मैं बायोफिट का बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ केमिकल का भी। वहां पे जब तक इंसेक्ट है तब तक आपको वहां पे स्प्रे लेने पड़ते हैं। इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल अगर वो क्रॉस करता है तब आप कौन सा भी स्प्रे ले लो, केमिकल हो कौन सा भी हो, आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर ही आपको इंसेक्ट का कंट्रोल वहां पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप वहां पे हर एक क्रॉप का इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड, हर एक पेस्ट का इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल अलग अलग रहता है। तो जब तक इंसेक्ट है तब तक आप रिपीट स्प्रे वहां पे ले सकते हो। अभी आते हैं सेशन के लास्ट समय में, जैसे कि हमने 2-3 दिन से लगातार मिल रहे हैं, 2-3 दिन से हमने लगातार बायोफिट के माध्यम से मिल रहे हैं। तो किस प्रोडक्ट का किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है ये पहले मैं आपको नॉर्मली इस स्लाइड में बता दूंगा, या ये स्लाइड आप आपके रीजनल मैनेजर के पास माध्यम से ले सकते हो। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है हमारा स्टीमरिच और बायो 99 का, करेक्ट ना। उसके बाद स्टीमरिच, शेथ और बायो 99 का कॉम्बिनेशन आता है अप टू फ्लावरिंग, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रैपअप, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के साथ किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, रैपअप के साथ नेटसप का भी कोई नहीं चलता और बाहर वाला भी कोई नहीं चलता। रैपअप सिर्फ बायो 99 के साथ आप वहां पे प्रमोट कर सकते हो। रैपअप के साथ मार्केट का भी नहीं चलता या नेटसप का भी कोई प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना। स्टीमरिच और इंटेक का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो बायो 99। रैपअप और एंटीवायरल का भी कॉम्बिनेशन वहां पे आप दे सकते हो। रैपअप और स्टीमरिच
रैपअप और शेत इसका कॉम्बिनेशन वहां पे नहीं चलेगा, लेकिन रैपअप के साथ एंटीवायरल दे सकते हो, स्टिमरिच और एंटीवायरल का कॉम्बिनेशन वहां पे दे सकते हो, एंटीवायरल इंटेक का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो, एंटीवायरल प्लस लार्विसाइड का कॉम्बिनेशन वहां पे आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉइल में कौन से प्रोडक्ट डालने हैं, तो सॉइल में आप बायोफिट एनपीके डाल सकते हो, एनपीके के साथ शेड डाल सकते हो, स्टिमरिच का अलग ड्रेंचिंग कर सकते हो, या रैपअप का अलग ड्रेंचिंग वहां पे आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर सभी कॉम्बिनेशन नेटसअप के जितने भी कॉम्बिनेशन है, नेटसअप के बायोफिट के ये कॉम्बिनेशन वहां पे मेंशन किए गए हैं। रैपअप और एंटीवायरल वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जब आपको डिसीज समझ में नहीं आता तो उस केस में आप वहां पे प्रमोट कर सकते हो, लेकिन वो देने से पहले आपको आपके सीनियर को कांटेक्ट करना चाहिए या आपके रीजनल मैनेजर को वहां पे कांटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खर्चा नहीं, हमें रिजल्ट लाने, लेकिन उस फार्मर का खर्चा नहीं बढ़ाना, लेकिन डिसीज की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग आप वहां पे डोसेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो इस स्लाइड में सभी के सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। अभी कितने डोसेज है, रेकमेंडेड डोसेज, नॉर्मली हमें क्या होता है, ज्यादा रिजल्ट आए या इमीडिएट रिजल्ट आए, कुछ लोग एक्स्ट्रा डोसेजेस वहां पे रेकमेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों फार्मर का खर्चा बढ़ जाता है, उसके लिए हमें जितने रेकमेंडेड डोज है, ये रेकमेंडेड डोज किसने डिसाइड किए, हमने ऑलरेडी इसके ट्रायल्स लिए, डेमो लिए, फील्ड पे हम ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम ऑलरेडी ये रिकमेंडेड डोसेज वहां पे बताइए। इस रिकमेंडेड डोज के अलावा कोई भी डोसेज आपको वहां पे फार्मर को या किसी किसान को वहां पे सजेस्ट नहीं करने। ठीक है, स्टिमरिच 2 से 5 ml, जैसे स्टिमरिच के सेशन में मैंने बताया, बायो 99 5 ml का इस्तेमाल करना है 15 लीटर के लिए, शेत का 1 ml स्प्रे के लिए, 2 ml ड्रेंचिंग के लिए या ड्रिप के लिए 1 एकड़ लैंड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंटेक 2 ml का इस्तेमाल कर सकते हो, लार्विसाइड 2 ml और 4 ml कब, जहाँ पे क्यूरेटिव स्टेज में जब आते हो, रैपअप 5 ml इस्तेमाल करना है, ड्रेंच के लिए 1 लीटर का इस्तेमाल करना है, बायोफिट एनपीके प्रति 1 लीटर लेना है। ठीक है, बायोफिट एन 1 लीटर, पी 1 लीटर के 3 लीटर का इस्तेमाल हमें करना है। और कल्चर जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, इसका सेशन हम अलग से लेंगे जब फ्री समय मिलेगा। तो कल्चर इस प्रोडक्ट का 1 लीटर हमें इस्तेमाल करना है 1 kg ऑफ वेस्ट। 1 kg अगर मेरा वेस्ट होता है या काउडंग या गोबर खाद होती है, तो उस गोबर के लिए 1 टन वाले गोबर के लिए मुझे 1 लीटर कल्चर का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ेगा। ये हुए हमारे रिकमेंडेड डोज। ये 2 स्लाइड आपको आपके सीनियर के माध्यम से या आपके मैनेजर्स के माध्यम से वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू उदय सर, आपने हमें सेशन लेने का मौका दिया। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अक्षय सर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अक्षय सर ने आपको क्रॉप केयर के बारे में समझा के बताया है, और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि पहले अपने को डिसीज समझना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर जो भी कुछ अपने ये दे रहे हैं तभी ये काम करेंगे, है ना। तो यही ध्यान में रखना है। और जो सर ने बोला है कि ये जो स्लाइड्स है ये आपको मिल जाएगी, तो अगर कोई विदर्भ से है तो वो मेरे से भी ले सकता है, कोई छत्तीसगढ़ से है तो वो अपने आकाश सर से ले सकते हैं, कोई अगर मराठवाड़ा से है, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबल जो भी आपके मैनेजर से उनसे ये आपको स्लाइड मिल जाएगी। और 3 दिनों का बहुत ही अच्छा सेशन यहाँ पे अपने को मिला है अक्षय सर के तरफ से। तो एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे अक्षय सर के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 दिनों में बहुत अच्छे से अपने को यहाँ पे पूरी तरीके से जानकारी दी है। और आशा करेंगे कि ऐसे ही सेशन अपन, ऐसी ही सीरीज अपन नए नए लेते रहेंगे। जैसा अक्षय सर ने जैसा अभी बोला कि कल्चर के ऊपर भी अपन एक अलग से सेशन लेंगे, तो जिस भी तरीके से ये सेशन शेड्यूल होता है तो आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आपके रीजनल मैनेजर के तरफ से मिल जाएगी। तो ये सीरीज जो था अपना 3 दिनों का, जहाँ पे अपन ने अपने सॉइल केयर के बारे में समझा, प्लांट ग्रोथ के बारे में समझा, और आखिरी आज के दिन में अपन ने क्रॉप केयर के बारे में समझा, उसके लिए एक बार फिर से अक्षय सर का धन्यवाद करते हैं। और मैं ये मीटिंग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का जो अपना सीरीज है ये भी यहीं पे खत्म होता है, और अगला जब भी कोई सेशन होता है या जब भी कोई सीरीज होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।